वेल, लाइफ प्रोसेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट और जो बहुत कॉमन और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं, हम उन्हें आज डिस्कशन में लेने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 30 सेकेंड के लिए लिमिट होगा। एक बार आपको 4 क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे। इट मीन्स हर एक स्लाइड पे आपको 120 सेकेंड आपको मिलेगा। टाइम का रिवर्सल कॉर्नर पे चलेगा। अकॉर्डिंगली आपकी टाइम इफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट और कुछ अपना जो कंसेप्ट टेस्ट है वो भी पैरेलली होता चलेगा। तो होप सो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि साइंस में बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमने लाइफ प्रोसेस, चूँकि इसके सीरीज जो कंसेप्ट है कंप्लीटली जो कोर कंसेप्ट है इस चैप्टर का, ऑलरेडी हमने इसका वीडियो बनाकर आपको इस चैनल पे दे दिया है। तो आज हम लाइफ प्रोसेस के ही कुछ MCQs करने वाले हैं। 60 MCQs हैं, बट 60 ही होंगे ये ज़रूरी नहीं है। फर्दर हम और भी बनाते ही चलेंगे, तो इस तरह आपका प्रिपरेशन होता चलेगा। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ कि फॉर फोटोसिंथेसिस, अभी सब चीज़ों को कंसेप्चुअली समझना है। उसी 30 सेकेंड में देखिए क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे समझा जाएगा और इसे सिंसियरली हम कैसे कर सकते हैं। फॉर फोटो मतलब आपको पता है ना बेटा, लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है टू प्रिपेयर फूड। तो मतलब लाइट के प्रेजेंस में सिर्फ एक ग्रीन प्लांट खाना बनाते हैं, है ना। इट कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि इनके पास लाइट सेंसिटिव सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही है। क्लोरोप्लास्ट तो, और इस क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ऐसे लाइट पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए ये सभी चीज़ें चाहिए, क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, लाइट भी। सो करेक्ट आंसर इज ऑल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आइटम्स आर इसेंशियल, पॉइंट आउट द एक्सेप्शन। तो हमें एक्सेप्शन बताना है। तो लाइट तो चाहिए, क्योंकि लाइट चाहिए तो क्लोरोफिल होना ही चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए, क्योंकि फोटोलिसिस वगैरह जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक ट्रांसपिरेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो एसेंट ऑफ सैप को भी एक इंग्रेडिएंट मिलेगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज सुक्रोज, क्योंकि कॉपर यहाँ पर, कॉपर और सुक्रोज का कोई ज़्यादा एक्सेप्शन में आता है, उसका कोई रोल नहीं है। खैर, now the internal cellular energy reserve in autotrophy, मतलब जो ट्रॉफी का मतलब क्या होता है बेटा, नरिश। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ नरिश। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको इंटरनल के लिए, स्टार्च, क्योंकि ऐसा ऑटोट्रॉफी से प्लांट करते हैं। क्लोरोफिल एक्टिवेट्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट, मतलब लाइट के प्रेजेंस में ही क्लोरोफिल जो आपका लाइट पिगमेंट है वो एक्टिवेट होता है। तो लाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑटोट्रॉफी आप समझ चुके हैं, मतलब सेल्फ नरिश के लिए जो होता है वहां पे जो स्टोर होगा, रिजर्व होगा, दैट इज स्टार्च। नाउ नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। द प्रोसेस इन विच वाटर स्प्लिट्स, वाटर स्प्लिट आई मीन टू से बेटा, वाटर जब स्प्लिट होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा। हाँ, उसी की बात हो रही है। तो चूंकि फोटोसिंथेसिस तो लाइट के प्रेजेंस में होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा फोटोलिसिस। फोटोलिसिस। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, मतलब लीफ में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके किस सेक्शन में प्रेजेंट होगा? तो ऑफ कोर्स इट इज प्रेजेंट इन द ग्रेना सेक्शन, है ना, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नॉट ऑन द सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नॉट ऑन द सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बोथ हैव द सेम ऑप्शंस हियर। नाउ कम टू द डी, डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअल में ये ग्रेना में सेफ होता है। खैर, ग्रेना रेफर्स टू क्या है? आपने देखा होगा वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डिस्क लाइक वन कॉइन इज प्लेस्ड ओवर द अनदर एंड दिस इज हाउ अ बिल्डिंग्स ऑफ कॉइन्स इज माउंटेड टू वन अनदर। तो ये जो स्ट्रक्चर आप इसे क्या बोलते हैं? स्टैक्स ऑफ थाइलोक्वाइड्स। तो ग्रेना उसी को ही कहा जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस। ये हमें याद रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे किस लाइट की बात हो रही है? मतलब जो नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स मतलब सन से जो इमिट हो रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चूंकि जितनी भी लाइट अगर अर्थ रिसीव करता है तो उसे हम 100% ले लेते हैं कि इतनी जितनी भी लाइट मिल रही है उसे 100% ले लेते हैं। लेकिन इस 100% में से कितनी एनर्जी प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज कर रहा है? तो बेटा इट इज ओनली 1%। इट इज ओनली 1%। तो थोड़ा इन चीज़ों को बहुत क्लैरिटी के साथ समझना है। अगर आपको इन सभी चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए तो आप जो वीडियोस अपलोड हुए हैं आप उसे
बिल्कुल वॉच कीजिए, प्रॉपरली कीजिए, विदाउट अब नोटबुक के साथ, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। नाउ नेक्स्ट टू 9, 10, 11 एंड 12 क्वेश्चंस। यहाँ पर है ऑटोट्रॉपिक। अगेन आई सेड कि ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब होता है बेटा समझ के लो। तो यहाँ पे क्या होगा, टू प्रिपेयर फूड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, क्या क्या चाहिए उन्हें, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली प्लांट की बात हो रही है, तो क्योंकि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली प्लांट ही करते हैं, बहुत ही कम सल्फर बैक्टीरिया वगैरह करते हैं, लेकिन वो भी कीमोट्रॉपिक करते हैं। ऑटो तो रहता है उनका, लेकिन कीमो होता है। खैर, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए बिल्कुल, वाटर चाहिए बिल्कुल, क्लोरोफिल बिल्कुल, क्योंकि फोटोलिसिस वरना कैसे होगा। खैर, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, सनलाइट, ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नाउ अदर टर्म ऑफ डाइजेशन इज, डाइजेशन बेटा हम जो फूड लेते हैं वो ड्राई फ्रूट, जो ड्राई फूड लेते हैं हम, एकदम सूखा फूड, लेकिन वो जब तक हाइड्रोलाइज नहीं होगा, है ना, जब तक उसमें वाटर कंटेंट, आप जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस देख लो, गैस्ट्रिक जूसेस देख लीजिए, पैंक्रियाटिक जूस देख लीजिए, आप सलाइवरी जूसेस देख लीजिए, जो सलाइवा से जो निकलते हैं, अमाइलेज जो हैं जो निकल रहे बेटा, वो सारे में देखिए वाटर कंटेंट मोर देन 85 से लेकर 95% तक, मतलब 90% तक, इस रेंज में। तो हाइड्रोलाइज होना बहुत जरूरी है फूड का बिफोर डाइजेशन। डाइजेशन विद इन अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इंटरसेल्युलर, इट्स इंटरसेल्युलर, विद इन बोला गया है, तो आप इस चीज को नोट कीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको इन सभी चीज़ों को समझना है तो आपको वहाँ पे रेफर करना चाहिए, जो मैं वीडियोस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ब्रीफ, मतलब यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि टाइमर चल रहा है, तो फिर भी मैंने वहाँ पे इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन मोस्ट एक्यूरेटली सम ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मोस्ट पूछा गया है, ये जरूरी नहीं कि जो, तो मोस्ट एक्यूरेटली पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। मुझे ये लगता है कार्बन डाइऑक्साइड वाट, हालांकि ये बैलेंस नहीं है, ये एक स्केलेटल इक्वेशन है, बट इट्स ओके, ये एक स्केलेटल है, फिर भी ये ज्यादा एक्यूरेट दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे। व्हेन टीथ आर डिफरेंट इन शेप, साइज, फंक्शन, देन दीज आर कॉल्ड, ऑफ कोर्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर सुना है ना, हेट्रो मिक्सचर में क्या होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में बाउंड्रीज होती हैं, बिल्कुल यहां पर भी कुछ वैसा है, इसे हम कहेंगे बेटा हेट्रोडोंट। मतलब ह्यूमंस में क्या होते हैं, हेट्रोडोंट मतलब सेट ऑफ टीथ होता है, देखो ना, कैनाइंस, इंसीजर, मोलस, प्रीमोलस, सो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इन चीजों को, डिफरेंट शेप, साइज एंड फंक्शन के। नाउ इन मैन द टीथ विच आर रिप्लेस्ड आर, मतलब जो मिल्क टीथ से जो परमानेंट टीथ में होगा, ऐसे 20 होते हैं। वेल, कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 15, डेंटाइन इज द पार्ट ऑफ द टीथ। इस चीज को समझो, तो सॉफ्टेस्ट है, हार्डेस्ट है बेटा, तो इट इज एक्चुअल बिटवीन इनेमल एंड पल्प। अगेन मैं रेफर करूंगा कि आप जो प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड है आप उसको रेफर करें, तो सारी चीजें जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सभी बहुत अच्छे से हो जाएंगे, मतलब वहां पे हमने बेस्ट ट्राई किया है उन सभी चीजों को क्लियर करने का। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सलाइवरी ग्लैंड। आपको पता है ना, जो हमारा बकल कैविटी है, जिसे आप माउथ कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं, इस कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड है जिससे सलाइवा सिक्रेट होता रहता है। तो ऐसे बहुत 3 टाइप के होते हैं, तो उनमें से 3 तो हैं, लेकिन एक जो 4th वन है दैट इज नॉट अ सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज एक्चुअली, सो लैक्रिमल इज नॉट अ सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल है, सब मैक्सिमली जिसे सब मैंडिबुलर भी कहा जाता है, और पैरोटिड। चलिए, सो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख पाएंगे, अमाइलोलिटिक एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड, समझ के लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइलोलिटिक मतलब कहाँ कहाँ पे होगा बेटा, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अमाइलोलिटिक कहाँ। तो अमाइलोलिटिक एंजाइम्स जो हैं ये सिर्फ सलाइवा में होता है, जहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज होता है, और पेनक्रियाज में भी है अमाइलेज, तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। Movement of food through the esophagus is due to,
किस वजह से फूड मूव कर रहा है? आपको पता है ना, इसोफेगस एक मस्कुलर पार्ट है जहां पे कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है जब बोलस वहां से मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से टुवर्ड्स द ग्रेविटी फूड मूव करती है, तो दैट इज व्हाट, पेरिस्टाल्सिस। हालांकि पेरिस्टाल्सिस एलिमेंट्री कैनाल में और भी जगह पे होता है, सबसे फास्ट आपको कोलोन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, क्लियर? सॉरी, सबसे स्लो वहां पे होता है और सबसे फास्ट जो होता है आपका बेटा रेक्टम सेक्शन में होता है सबसे फास्ट, ठीक है? तो इस चीज को समझ के लीजिए, सबसे स्लो कोलोन सेक्शन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और सबसे फास्ट रेक्टम सेक्शन में होता है, वो भी पेरिस्टाल्सिस है। नाउ गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस इफिशिएंटली इन, बेटा गैस्ट्रिक स्टमक में बेटा HCl होते हैं, मतलब वहां पे अगर डाइजेशन होना है तो उस फूड को एसिडिक मीडियम में से होकर पास होना चाहिए या फिर एसिडिक मीडियम में होना चाहिए, तभी गैस्ट्रिक जूसेस उस पर वर्क कर पाते हैं। वैसे भी आप देख लो, पेप्सिनेजन को एक्टिवेट होने के लिए, पेप्सिन में होने के लिए HCl चाहिए होता है। स्टमक ऑफ मैन मेनली डाइजेस्ट, बेटा क्या करते हैं, सिर्फ प्रोटीन वहां पे डाइजेस्ट होता है, अदरवाइज तो वहां पे फूड का ट्रीटमेंट होता है HCl के थ्रू। वहां पे सिर्फ प्रोटीन है जो कि पेप्सिन उसे मतलब पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है ना? आप इस चीज को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वेयर इज बाइल जूस प्रोड्यूस्ड, बेटा प्रोड्यूस लिखा हुआ है, अगर स्टोर लिखा होता वेयर इट इज गोइंग बाइल जूस इज स्टोर्ड, तो गॉल ब्लैडर हमारा सही आंसर होता, बट प्रोड्यूस को लिखा गया है तो ऑफकोर्स we have to choose liver only. Now come to the next question. The main function of the lacteals of intestine is the absorption of, मैंने इसे स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्शन में बहुत अच्छे से क्लियर किया कि लैक्टिल का यूज क्या है। एक्चुअल में हमें लगता है कि विलाई सभी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। विलाई सर्टेन डाइजेस्टेड पार्ट को ही, न्यूट्रिएंट पार्ट को ही एब्जॉर्ब कर पाता है, रेस्ट ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करने के लिए लैक्टिल्स होते हैं। नाउ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन नॉर्मल यूरिन इज अबाउट, okay, anyone can guess, it is 90 to 95%. Now asthma is disorder, what kind of disorder it is? Of course it is respiratory disorder, asthma। so आप लोगों ने सुना भी होगा, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। खैर अभी हम कुछ और भी डिसऑर्डर की बात करेंगे, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती है। 24 क्वेश्चन हमने कर लिया है और होप्स हो कि जहाँ पे हमें टाइम मिल रहा है हम वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक डेप्थ में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके कंसेप्ट को इतना ही ज़्यादा शाइन करवाना है ना, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि जितने भी वीडियो अपलोड हैं आप उसे पहले देख लें। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, फिर आपसे ये सारी क्वेश्चन हो पाएंगे। नाउ Question number 25. The first 25 centimeter of human small intestine is, बेटा आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, जो फर्स्ट वाला है ड्यूडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम। कोलोन तो एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेकिन इसमें भी सबसे जो 25 सेंटीमीटर दैट इज ड्यूडेनम, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ना, दैट इज इलियम, जो ऑलमोस्ट 3.5 से लेके 3.8 मीटर लॉन्ग होता है ना, बट क्वाइल्ड होता है एकोमोडेट होने के लिए। खैर, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी, तो बिल्कुल एनर्जी वर्ड जो है रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे समझना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन में होता क्या है। एक्चुअल में एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो एटीपी करेक्ट आंसर है, क्योंकि एटीपी के फॉर्म में तो एनर्जी यूज होता है, लेकिन स्टोर्ड की बात होती है तो वो एटीपी के ही फॉर्म में स्टोर होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड एज प्राइमरी सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन? बेटा सबस्ट्रेट बोलो या फिर आप इसे रिएक्टेंट कह सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा। मतलब एक रिएक्टेंट कौन सा चाहिए अगर आपको रेस्पिरेशन करना है, तो कैसे भूल सकते हैं? आपको ग्लाइकोलाइसिस पता होगा, तो वहाँ पे हम लोग ग्लूकोज यूज करते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा पाइरुवेट में, क्लियर?
फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया, मसल्स और फिर अनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए मूव करेगा। नाउ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट इन, कहाँ पर बेटा, ये तो सबसे फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में। क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म। क्लियर? जिसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्लियर? तो यहां से चीजें बहुत क्लियर हैं, अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 50% वी हैव डन, रेस्ट ऑफ 50%। चलिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज गिव्स राइज टू हाउ मच कैलोरी। हमें पता है इट गिव्स हाउ मच, इट गिव्स बेटा 686 किलो कैलोरी। लेकिन अगर आपको पता है ना किलोमीटर, किलोलीटर, किलोग्राम, तो ये जो किलोवाट आता है एक्चुअल में ये 1000 डिजिट लेकर आता है। तो हम इसे कह सकते हैं 686 इंटू 1000 कैलोरी, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 686, है ना, 1000 कैलोरी। चलिए, कैलोरी बेटा एनर्जी का यूनिट है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, क्योंकि एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो जूल है। ओके, how many molecules of ATP are gained during anaerobic, that is very important, anaerobic of 1 molecule of glucose। anaerobic बोला गया है, तो anaerobic में बेटा सिर्फ 2 ATP मिलता है 1 molecule को ब्रेक होने पर, है ना। याद होगा आपको anaerobic जब आप जिम करते हो या फिर कोई आउटडोर गेम में इन्वॉल्व होते हो जहाँ पे इंस्टेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, तो दैट इज ठीक है। टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस इट्स 38 ATP। सबसे ज्यादा तो एरोबिक का फायदा ही तो यही है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल सिर्फ 2 ATP दे रहा है, बाकी क्या बनते हैं, लैक्टिक एसिड बन रहे होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बन रहा होता है, बट यहाँ पे 1 ग्लूकोज में क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको ATP मिल रहा है। हाउ मच? 38 ATP। ATP क्या होता है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेल, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज inhalation, during inhalation? तो I think the correct one is D, क्योंकि nostrils के बाद बेटा pharynx आता है, उसके बाद larynx आते हैं। तो यहाँ पे तो ये मतलब ये तो बहुत incorrect approach है। nasal passage ये भी बहुत incorrect passage है कि trachea पहले ही लिख दिया गया, pharynx और इन सब से पहले। now time out, तो हम 33 पे आ जाते हैं। the common passage between aerobic, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज, एरोबिक एंड एनारोबिक कॉमन बोला गया है, इस चीज को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन पैसेज तो এটা ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि इसी यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और यहाँ पे ग्लूकोज पायरूवेट में बदल जाएंगे, तो उसके बाद एरोबिक एनारोबिक होगा, पहले तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाने दो। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस बेटा पायरूविक एसिड, अभी अभी कहा मैंने। इन ग्लाइकोलाइसिस हाउ मेनी टाइम्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस अकर? ऑफ कोर्स इट्स 2। वेल, यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज, कौन सा? अब आपको तो पता है हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रेडिएंट, है ना, इट्स वेरी रेयर समटाइम्स, बट जो बहुत ज़्यादा है थ्रू आउट द लाइफ जो चल रहा होता है, दैट इज मेटाबॉलिक। अब वैसे भी रेस्पिरेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस, इवन हम इसे डिफाइन भी इसी मेटाबॉलिक प्रोसेस के नाम से डिफाइन करते हैं। इट इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑब्वियसली। तो यहाँ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच गया है, तो खैर यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है 2 पायरूवेट में, है ना। तो वहाँ पे आप देखे होंगे C6H12O6 ब्रेक होते हैं C3H6 और O3 में, तो ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। खैर हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से वीडियो सेशंस में एक्सप्लेन किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 37। Well, here we are. Small intestine has diameter of about, बेटा यूं तो एलिमेंट्री कैनाल का जो डायमीटर की बात करें तो बहुत नॉन यूनिफॉर्म है, और डिपेंडिंग है कि वहां पे किस टाइप का डाइजेशन, मतलब किस टाइप के न्यूट्रिशंस
कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहे हैं, किस टाइप के एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं उन फूड्स पे, कहाँ पे काइम का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे बोलस के फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वाइडेंड कहाँ पे होता है, स्टमक में, नो डाउट। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात पूछी गई है तो ये बहुत ज़्यादा नैरो, बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर इट इज़ ओनली। चलिए, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया, ट्रैकिया बेटा क्या है, ये एक विंड पाइप है, एंड द ओपनिंग इज गार्डेड बाय, तो भूल से भी खाना या कोई भी सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल ट्रैकियल मतलब फूड एयर पाइप में ना, विंड पाइप में ना चला जाए, तो इस प्रिवेंशन, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक कार्टिलेजिनियस ऑर्गन है, पार्ट है हमारे इस नेक सेक्शन में, तो दैट इज एपिग्लॉटिस। द ट्रैकिया इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग। देखिए मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिया जो बेटा होता है इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग से बना होता है, अगर कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट रिंग बन जाएगा, तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग से बना होता है। इसी वजह से इनके बीच में जो अगर जो कोलैप्सिंग हो, जिसकी वजह से एयर पैसेज ब्लॉक हो जाएंगे, ये ब्लॉक ना हो इसके लिए, ये इस चीज़ को, इस ब्लॉकेज को अवॉइड करने के लिए ये जो रिंग्स होते हैं ये इनकम्प्लीट होते हैं। चलिए, द नैरोएस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ट्यूब्स ऑफ लंग्स आर, देखो मोस्ट ट्यूब से पूछा गया है, ठीक है, तो ट्यूब्स में बेटा सबसे ज़्यादा नैरोएस्ट जो होते हैं वो ब्रोंकियोल्स होते हैं। आप इस चीज़ को समझिए, ये ट्यूब से पूछा गया है, इसलिए से मैंने कहीं कहीं पे रेड से हाईलाइट कर दिया ताकि आप एक पॉइंट फोकस कर सकें, एक ऐसा वर्ड जो पूरे ही क्वेश्चन का मतलब फाउंडेशन रखता हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रेथ इज कॉल्ड, बेटा दैट इज कॉल्ड टाइडल। 500 मिलीलीटर होता है, ये थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर हो गया, पर ठीक है, इतना आपको नेक्स्ट मतलब समझ में, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बहुत अच्छा है। खैर, इन अ मिनट नॉर्मल मैन रिस्पायर्स टाइम्स फॉर हाउ लॉन्ग, ऑफ कोर्स 20 to 25 टाइम्स पर मिनट, इतना करता है, क्लियर, एक मिनट में इतना होता है। चलिए, now move to the question number 43. in normal expiration the diaphragm is, देखो एक्सपीरेशन कहा गया बेटा, मतलब वहां पे हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं एयर। अब आप खुद देखो, अगर आप एक्सहेल करोगे तो डायफ्राम की मूवमेंट को हम मतलब सोच सकते हैं, उस चीज को फील कर सकते हैं, तो क्या होगा वहां पे वो आर्क्ड बनेंगे, क्योंकि वॉल्यूम कम होना है, थोरेसिक कैविटी की जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम कम होना है, और जब वॉल्यूम कम होगा तो ये आर्क्ड सेक्शन, ना कि फ्लैटेंड होंगे। फ्लैटेंड तब होते हैं जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है और वो फ्लैट होते आते हैं, मतलब डायफ्राम का मूवमेंट डाउनवर्ड होता है। लेकिन जब ये एक्सपायर करेंगे, है ना, एक्सपिरेशन होगा, जब एक्सहेल करेंगे तो वॉल्यूम कम होना होगा, अंदर कंप्रेस करना होगा, ठीक है, तो एयर बाहर निकलेंगे, तो वॉल्यूम कम करना पड़ेगा तभी तो एयर बाहर निकलेंगे, और वॉल्यूम कम करने के लिए डायफ्राम को क्या होना पड़ेगा, आर्क्ड बनाना पड़ेगा, है ना, कुछ इस टाइप से आर्क्ड बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे तो कुछ ऐसा फ्लैट। खैर, द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट, जिसे आरबीसी कहा जाता है, इन ब्लड इज मिलियन पर क्यूबिक मीटर, दैट इज बेटा 3.5 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, दैट्स इट। इतना ज्यादा होता है, पर मिलीमीटर क्यूब कहा गया है, इस चीज को आप इंश्योर कर लें समझने से पहले। mm क्यूब है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। Emphysema is a condition resulting from, बहुत कॉमन है बेटा, सिगरेट स्मोकिंग। कभी कभी अभी इंडिया में तो चूँकि ये स्मोकिंग जो भी सिगरेट के बॉक्स होते हैं, जो उसके जो डब्बे होते हैं, उसमें मेंशन नहीं होता है कि कौन से होते हैं, बस उसकी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस लिखे रहते हैं, रिजल्ट लिखा रहता है कि अगर ये करोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट पिक्स वहाँ पे, है ना, होता है, इस पे पिक्स अटैच्ड होते हैं, पिक्चर होता है। लेकिन आप समझिए बाहर में, जैसे कि यूक्रेन वगैरह में, डायरेक्ट कौन कौन सी प्रोबेबल डिजीज हो सकती है इसको यूज करने से, वो सभी वहाँ मेंशन होता है, तो उसमें से एम्फीसेमा भी मेंशन होता है। खैर, डिजीज कॉल्ड प्लूरिसी इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा, प्लूरा, है ना, सेम नाम है, इजी समझा जा सकता है, ठीक है। वेल, अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड ड्यू टू, अस्थमा, तो बेटा ये अस्थमा जो होता है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ लंग्स की वजह से होता है, क्लियर, इन्फेक्शन ऑफ
एक्सक्यूज मी, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन भी करेक्ट हैं बेटा, लेकिन ज़्यादा वही है, स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स, क्योंकि हमें लंग्स के अंदर देखना पड़ेगा। जो ब्रोंकियल मसल्स होते हैं उसमें जो स्पाज्म हो जाता है इसकी वजह से, है ना, तो इसकी वजह से अस्थमा मेन है रीज़न। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी इंस्टेड ऑफ सेइंग ए। वेल, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरेटिक एसिड इन मसल्स फॉर्म, क्या फॉर्म बेटा, मसल्स लिखा हुआ है, अगर आप रेफर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो होता है पायरेटिक एसिड मसल्स में, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होगा तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प होता है। इज इट क्लियर? मैंने आपको बताया था कि सडन अगर आप बाहर आउटडोर गेम खेलने के लिए जाते हो, सडन मैंने बहुत दिन से आप नहीं खेले, तो आपको देखो 2-3 दिनों तक मसल्स पेन होते रहेंगे। सो यहाँ पर से चीज़ें क्लियर होती हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 49। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक कहा गया है, 3 चीज़ों को समझिए। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाट विल हैपन? एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। आप देख लो ईस्ट में यही होता है, जो ब्रेड मोल्ड्स वगैरह, जो नॉट मोल्ड, ईस्ट में बोलेंगे, जो कि बेकरी शॉप में जो यूज़ किए जाते हैं, साथ ही साथ मसल्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, हमारी बॉडी में भी देख लो। लेकिन इस चीज़ को एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। नाउ वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, बेटा इसे हम तो लैरिंग्स कहते हैं, क्लियर, लैरिंग्स। नाउ ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ, बहुत कोई हम में से ये कर सकते हैं कि बहुत जल्दबाजी में कुछ भी लिखें, क्योंकि सभी आंसर आपको सिमिलर दिखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, लेकिन उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि ये लोअर से हायर को जा रहा है, ये हायर से लोअर को जा रहा है। सो और सभी में लिखा हुआ बेटा सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर इज solvent particles from higher water potential to lower water potential through a selectively permeable membrane. Now come to the question number 52. Vermiform appendix is a part of alimentary canal. Of course alimentary canal. So here is the correct answer. मैं आपको बता दूं कि आज का ह्यूमन जो है, नियंडरथल्स थे जो कि रॉ फूड ज़्यादा खाते थे, तो उनकी बॉडी में इसका यूज़ था, लेकिन आज के डेट में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है हमारे बॉडी में जस्ट एज अ वेस्टिजियल पार्ट है, वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। आज भी कुछ लोग जो ऑपरेशन करवा के उसे निकलवा लेते हैं, लेकिन ये है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आपको बता दूं आज की ह्यूमन में चूँकि इसका यूज़ नहीं है, इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हैं, तो एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट है, लाइक गूज़बाम एंड ऑल। खैर ईयर मसल्स भी हमारे में ऐसे ही है, विजडम टूथ भी ऐसे ही है, वेस्टिजियल पार्ट। खैर कम टू द क्वेश्चन नंबर 53। द फिनोमिनन ऑफ अपटेक ऑफ वाटर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ये समझ लो, ये बहुत बड़ी वर्ड है किसी भी ट्रांसपोर्ट को या किसी भी प्रोसेस को एक्टिव और पैसिव बताने के लिए। तो एक्सपेंस, एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है बाय द सेल एंड यूजुअली अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एज एक्टिव, क्योंकि जहां पे एनर्जी का एक्सपेंस नहीं होता तो वो पैसिव होते हैं। खैर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वाटर will be absorbed by root hair when concentration of solutes in the cell sap is high. The very first one is the correct, है ना, जाहिर सी बात है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होंगे तो सॉल्वेंट ज्यादा इन होगा, सॉल्वेंट ज्यादा इन होगा। सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, तो आप इस चीज को समझ के लीजिए, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 55। कैनाइन्स आर मेनली यूज्ड फॉर, कैनाइन का मेन पर्पस क्या है? तो आपको इसे पता है कि इसे हम और आप टीयरिंग टीथ कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कार्निवोर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, आप तो ओमनिवोर हैं, तो कार्निवोर्स में जैसे लाइक आप लेपर्ड ले सकते हैं, टाइगर ले सकते हैं, लायन ले सकते हैं, डॉग ले सकते हैं। उनके पास चूँकि टीयरिंग टीथ, चूँकि उनका फूड हैबिटेट जो है वो कुछ ऐसा ही है। खैर, विच of the following is connected with transport of water in plants? इनमें वाटर को मेंशन कर दिया तो ऑफ कोर्स बिना सोचे समझे हमें जाइलम पे ही टिक करना चाहिए, क्योंकि फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम लीव्स, बट ये क्या करता है? रूट से शूट सिस्टम में करता है, मतलब रूट से लीव सेक्शन में। चलिए यहाँ पे चीज़ें क्लियर होती हैं।
नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, लास्ट 4 क्वेश्चन रह गया है। वेल, स्टोमेटा ओपन्स कब होगा? जाहिर सी बात है जब रेस्पिरेशन बहुत फास्ट होने लगे या होने लगेगा, तो ऐसा डे टाइम में होता है गैसेस एक्सचेंज के टाइम में। याद है ना, आपका गार्ड सेल्स ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट, यही चीज़ें होती हैं जिसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगेन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वापस उन वीडियोस को रेफर कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वहाँ पे डिस्कस किया गया है। खैर, विच ऑफ द following contributes most to transport of water from the ground to the leaves of a tall tree? बेटा tall tree कहा गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें cohesion of water and transpiration pull दोनों ही लगना चाहिए। सिर्फ कैपिलरी राइज वर्क नहीं करेगा, सिर्फ रूट प्रेशर वर्क नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, क्यों होगा? ऑफ कोर्स हमने आपको एक्सप्लेन किया है क्योंकि टर्गर प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर का मूवमेंट होगा गार्ड सेल्स में, और टर्गर मतलब जिसे टर्जिडिटी कहते हैं, टर्गर प्रेशर जनरेट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो सोलेन आएंगे, सोलेन की वजह से दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से ओपन दूर जाएंगे तो ओपन हो जाएगा। वही उसी के बाद ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर का लॉस होगा, फिर से ये श्रिंक कर जाएंगे, दोनों ही मेम्ब्रेन क्लोज आ जाएंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। तो टर्गर प्रेशर इन गार्ड सेल्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लार्जर इंटेस्टाइन इज अबाउट, लार्जर समझिए लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, सो इट इज ओनली अबाउट 0.2 to 0.8 मीटर। होप से कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई ये पैनिक मतलब नहीं सोचना है कि 30 सेकेंड एक क्वेश्चन को कोई कैसे कर सकता है, तो बायो में पॉसिबल है, 10th स्टैंडर्ड तक बायो में पॉसिबल है। तो इस वजह से आपने देखा भी हमने कितना पेशेंसली हर क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, फिर टेक किया। क्लियर? तो आप भी ऐसी प्रैक्टिस कीजिए, होप सो कि इट विल हेल्प यू अ लॉट।